तो आज के विषय में हम बातचीत करेंगे सरकार क्या है, सरकार के क्या काम होते हैं, सरकार का निर्माण कैसे होता है। और साथ ही साथ क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें। जिन लोगों ने इसकी पिछली वाली 2 क्लासेस नहीं देखी हुई है या नहीं देखे हुए हैं, वे ज़रूर पिछली क्लास को देख लें। ठीक है, क्योंकि वे पिछली क्लास को भी देखते आते हैं तो उनका क्वालिटी जो होगा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। आइए कुछ आर्टिकल्स जो दिए गए हैं इसके बारे में मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, सबसे पहले हेडिंग में कहा जा रहा है कि सरकार क्या है। फिर कहा जा रहा है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। अभी केवल और केवल हमें सरकार के बारे में थोड़ा से बताने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, थोड़ा से अच्छे से इसको बेहतर तरीके से आइए समझते हैं। एक मिनट दोस्तों, चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सत्य बात है कि हर देश, यानी कि संसार के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को अगर देखा जाए, जो विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं या काम करने होते हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की ज़रूरत होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो निर्णय हैं कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, और बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाया जाए, और बिजली अथवा बिजली की पूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर तमाम तरह के निर्णय के बारे में बताया गया है कि तमाम तरह के निर्णय को सरकार लेती है। जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की पूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। कहा जा रहा है कि सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। बिल्कुल सत्य बात है। सरकार क्या करती है? एक तरीके से गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, आखिर क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा यानी कि इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक और रेलवे सेवाएं चलाना। तो सरकार के तमाम तरह के निर्णय के साथ साथ अगर देखा जाए तो अन्य भी काम होते हैं, जैसे कि डाक और रेल सेवाएं चलाना। दूसरी बात करते हैं, कहा जा रहा है कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना या शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। तो सरकार का काम है देश की सीमाओं की रक्षा करना। जैसे भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत और चाइना की बात करते हैं, तो ऐसे अगर देखा जाए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे सीमाओं की सुरक्षा करें। और दूसरे देशों में अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का भी काम किसका होता है? तो सरकार का ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बातें कही जा रही है कि उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं मिले। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, या सरकार की यह जिम्मेदारी होती है, यह सुनिश्चित करना होता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये सब सारी जिम्मेदारियां किसकी है? तो सरकार की है दोस्तों। ये सारी जिम्मेदारियां किसकी है? तो सरकार की हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर एक और बातें शामिल की गई है या किया गया है, और कहा जा रहा है कि अगर कोई विवाद होता है, देखिए अगर कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो न्यायालय लोग जाते हैं। तो लोग कहाँ पर जाते हैं? न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय भी क्या है? सरकार का अंग है। तो ध्यान रखिएगा, न्यायालय भी जो है वो सरकार का ही अंग है। आज कुछ लोगों को पहली बार ये बातें पता चली होंगी।
तो अगर देखा जाए तो कोई भी विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग कहाँ पर जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी जो है उस सरकार का ही अंग है। नेक्स्ट बातें कही जा रही हैं कि जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई प्राकृतिक डिजास्टर यानी कि कोई एक तरीके से नेचर डिजास्टर आती है, जैसे सुनामी का आना, भूकंप का आना, तो मुख्य रूप से सरकार ही क्या करती है, पीड़ित लोगों की सहायता करती है। तो सरकार का काम क्या होता है, ये सारे जो पीड़ित हो रहे हैं लोग, उनकी सहायता करने का काम किसका होता है, सरकार का ही होता है। अब कहा जा रहा है कि शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं कि कहीं ना कहीं हम ये सभी चीज़ों को सुनकर अचरज हो रहे हैं कि आखिर सरकार इन सब कामों को कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है, सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जब लोग इकट्ठा रहते हैं, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, और आवश्यक, जिससे क्या हो कि आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देखिए, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे क्या हो सके, आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। तो उस व्यवस्था से क्या होता है कि अगर कोई निर्णय हमें लेना है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उस व्यवस्था के तहत ही हम आवश्यक निर्णय ले रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि कुछ नियमों की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल सत्य बात है, कुछ नियमों की भी ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। कहा जा रहा है कि कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो सभी पर लागू होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहा जा रहा है संसाधनों के नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। अगर देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा अच्छे से हो रही है, तो अंदर बैठे हुए जो लोग हैं अपने आप के बिल्कुल क्या करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। और उसके लिए अगर देखा जाए तो कोई ना कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए, और उस व्यवस्था के द्वारा कोई ना कोई नियम बनाए गए हों जो सब पर लागू होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती हैं। कहा जा रहा है कि लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती हैं, वह नियम बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर देखा जाए तो सरकार क्या करती है, नियम बनाती हैं और निर्णय लेती हैं, और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो भी देश होगा, जैसे भारत की बात करते हैं, तो भारत की जो सरकार होगी, भारत की जो सरकार होगी, भारत सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, वे भारत के जो बॉर्डर हैं चारों तरफ अगर देखा जाए तो बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों पर ये सारे नियम लागू होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा वे नियम बनाए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि लोगों के लिए सरकार जो होती है कई तरह के काम करती हैं, जैसे कि वे नियम बनाती हैं, वे निर्णय लेती हैं, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, मंत्रालय में अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये सभी जो हैं सरकार के अंग हैं। तो कुछ उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए सरकार के अंग में सर्वोच्च न्यायालय भी आएगा, भारत पेट्रोलियम भी आएगा, और भारतीय रेल भी आएगा। और मंत्रालय में अगर देखा जाए जैसे गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की बात करते हैं, तो ये भी सरकार के अंग कहीं ना कहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में क्या कहा जा रहा है। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों की जिम्मेदारी है। कहा जा रहा है कि आपको पहले से पता है, यानी कि आपको पता हो गया है, आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदारी ली है या जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती हैं?
दरअसल अगर देखा जाए तो सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। बिल्कुल सत्य बात है। अगर देखा जाए तो सरकार जो है अलग-अलग स्तरों पर काम करती हैं। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए यानी कि लोकल स्तर पर देखा जाए तो फिर गवर्नमेंट है, राज्य स्तर पर देखा जाए तब भी गवर्नमेंट है और नेशनल स्तर पर देखा जाए तब भी ही गवर्नमेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सरकार अगर देखा जाए तो अलग-अलग स्तरों पर काम करती हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। आइए समझते हैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से। कहा जा रहा है स्थानीय स्तर का मतलब ये हो जाता है, स्थानीय स्तर का मतलब ये हो जाता है कि आपके गाँव या शहर मोहल्ले की बात करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर अगर आप देखते हैं तो पंचायतें होती हैं, अगर गाँव में देखा जाए तो पंचायतें होती हैं और अगर शहरों में देखा जाए तो नगर पालिका होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में ग्राम प्रधान मुखिया होता है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका होती हैं, जहाँ पर महापौर मुखिया होता है। तो एक गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान के द्वारा चलता है, फिर शहरों में अगर देखा जाए तो महापौर के द्वारा यानी नगर पालिका के द्वारा संचालित किया जाता है। और राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम सरकार की पूरे राज्य में काम करती हैं। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश स्तर पर या राज्य, जैसे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर भी सरकारें मौजूद हैं और यहाँ पर भी वे अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है कि लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें हमने आपको बताया कि या त्रिस्तरीय प्रणाली आप कह सकते हैं, इसे त्रिस्तरीय प्रणाली कह सकते हैं। हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है। जैसे अगर देखा जाए तो गांव स्तर यानी ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो ग्राम पंचायतें हैं और शहरी स्तर पर देखा जाए तो नगर पालिकाएं हैं। उससे ऊपर अगर यदि आप जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि जो प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं तो उसके मुखिया कौन है, श्री आदित्य योगी नाथ जी हैं। और उससे ऊपर जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है और जिसके प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो सरकार के तीन सरकार जो है हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत काम करती है, त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है। ठीक है, स्थानीय स्तर का मतलब हो जाता है आपके गांव या शहर या मोहल्ले से और राज्य स्तर का मतलब हो जाता है पूरे राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट का जो संबंध होता है यानी कि अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संबंध होता है वो पूरे देश से होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई हैं। यदि मेरी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो रही हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करिए कि यस सर, आपकी बातें हमें समझ में आ रही हैं। आइए बात करते हैं सरकार एवं कानून के बारे में। आइए बात करते हैं सरकार एवं कानून के बारे में। कहा जा रहा है कि सरकार कानून बनाती है। बिल्कुल सत्य बात है। सरकार का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वे पूरे देश में लागू होते हैं और जो पूरे देश में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या होता है, मानना होता है। यानी कि कानून को मानना पड़ता है, यानी कि पालन करना पड़ता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। बिल्कुल सत्य बात है, केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। क्योंकि अगर सोचिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को लोग पालन नहीं करते हैं तो सरकार किसी भी तरह से काम नहीं कर पाएगी और कहीं न कहीं समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। इसलिए सरकार का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है कानून का निर्माण करना। और देश में जो रह रहे लोग हैं उन सभी का कर्तव्य बनता है वे कानून का पालन करें और तभी सरकार अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएगी। अब कहा जा रहा है कि सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। बिल्कुल जिस तरह से अगर देखा जाए सरकार के पास कानून बनाने की जो ताकत है, जो स्ट्रांगनेस है, वैसे ही अगर देखा जाए तो यह भी ताकत होती है कि लोगों को कानून को मानने के लिए सरकार बाध्य करे। बिल्कुल सत्य बात है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का अगर लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए सरकार उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, सरकार उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अब सरकार यदि ज़्यादा पावरफुल है तो उसके द्वारा बनाए गए नियमों को लोग ज़रूर पालन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सरकार उनको बाध्य करेगी कि भाई आपको का पालन करना ही चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं
जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी कानून पास किए जाते हैं, उन सभी कानूनों को सभी लोगों को, मतलब प्रदेश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को पालन करना पड़ता है। यदि वे पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करती है, ज़बरदस्ती उनसे पालन करवाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सरकार जो है सशक्त है, यानी कि मजबूत है, ठीक है? इसकी वजह से लोगों को पालन करना पड़ता है, ठीक है? मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है, उदाहरण के तौर पर हमें समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास क्या होना चाहिए, चलाने वाले के पास लाइसेंस होने चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ पर अगर एक हम कल्पना करें, या बिल्कुल कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक कानून बना है जो गाड़ी चलाने वालों के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो ये है कानून। मतलब अगर देखा जाए तो एक कानून बनाया गया है और उस कानून के तहत सभी को पालन करना पड़ता है या चलना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो फिर क्या होता है, उसे जेल काटना पड़ता है या उसे जुर्माना भरना पड़ता है, या दोनों उसे करना पड़ सकता है, ठीक है? चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, देखिए कहा जा रहा है कि सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार जो कार्यवाही कर सकती है उसके अलावा लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आई होंगी, आइए समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से इसको। उदाहरण में कहा जा रहा है, एक मिनट दोस्तों। उदाहरण में कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कोई कानून ऐसा लगता है कि या आपको कोई ऐसा कानून लगता है कि कानून तो बनाया गया है लेकिन कानून का साक्षरा रूप से देखा जाए तो पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, या उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय की मदद ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, तो फिर न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे वही फिर पालन किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। समझिएगा इस कहानी को बेहतर तरीके से। देखिए, कहा जा रहा है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, यानी कि उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। आखिर कौन लोग हैं जो सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने या उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। तो इस बात पर हमें निर्भर करता है कि भाई वहाँ पर किस तरह की सरकार मौजूद है, कैसी वहाँ की सरकार मौजूद है, यानी कि वहाँ कैसी सरकार है, तो हमें ये पता चल पाएगा। आइए समझते हैं क्या कहा जा रहा है दोस्तों। अब इसको समझिएगा, सरकार के प्रकार, तो आपको और बेहतर तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। अगर देखा जाए तो जो देश लोकतांत्रिक हैं या ऐसे देश जो लोकतंत्र को मानते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि सरकार को शक्ति कौन देता है, सरकार को जनता ही सरकार को शक्ति देती है, यानी कि लोग ही क्या करते हैं, सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो लोग शक्ति कैसे देते हैं, सरकार को कैसे शक्ति देते हैं, तो चुनाव के माध्यम से ऐसा करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, यानी कि सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और उन्हें सफाई भी देनी होती है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए जो कदम है उसका आधार भी बताना होता है जनता को, और जनता के समक्ष सफाई भी देनी पड़ती है कि हमने किस वजह से इस तरह के निर्णय लिया है या इस तरह के कदम हमने उठाया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनता ही मालिक है, ठीक है, जनता ही मालिक है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार को शक्ति दी जा रही है।
और सरकार बनाने का जो एक तरीके से नियम, सरकार बनाने की जो शक्ति दी जा रही है वो किसके द्वारा दी जा रही है? जनता के द्वारा। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि सरकार जो भी कदम उठाए या जो भी निर्णय ले, वे सारा निर्णय जो है एक तरीके से सारा निर्णय एक तरीके से जनता को यानी कि लोगों को ज़रूर बताए कि हमने क्यों इस तरह के निर्णय लिया है और किस तरह से इस किस लिए हमने यह कदम उठाया हुआ है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है राजतंत्र में, आइए देख लेते हैं। तो लोकतंत्र में हमने देखा कि सरकार को शक्ति कौन देता है? तो सरकार को शक्ति लोग देते हैं यानी कि जनता देती है। कहा जा रहा है कि इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्र में अगर देखा जाए तो राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की यहाँ पर शक्ति होती है। कहाँ पर? राजतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही सारा निर्णय और एक तरीके से देश को चलाने का काम या सरकार को चलाने का काम होता है। कहा जा रहा है कि राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। देखिए राजतंत्र में अगर देखा जाए तो राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। जिससे अगर देखा जाए तो वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और निर्णय लेने की अंतिम शक्ति राजा के पास होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि राजतंत्र में क्या होता है, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है या किसके पास होता है? तो राजा के पास होती है या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय या उठाए गए कदमों का आधार नहीं बताना होता है, ना ही कोई सफाई देनी पड़ती है। देखिए जहाँ पर क्या है कि राजतंत्र होता है या जहाँ पर राजतंत्र लागू होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो राजा के द्वारा या रानी के द्वारा जो भी निर्णय या कदम उठाए जाते हैं, उसका आधार ना तो जनता को बताना पड़ता है और ना ही उनके जनता के समक्ष कोई सफाई देनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का स्वामी कौन होता है? राजा ही होता है। और जब राजा स्वामी है तो राजा स्वामी कभी किसी को जवाब नहीं देता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या ऐसा है? नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है या लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि वहाँ पर जो मालिक होती है वो जनता होती है या जनता होते हैं, सॉरी जनता होती है, और जनता या लोग ही होते हैं और लोग के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। और जिसकी वजह से सरकार की पूरी जवाबदेही बनती है कि वे जनता को बताएं कि हमने किस लिए इस तरह के निर्णय लिया है या किस तरह के हमने कदम उठाए। ये सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता को बताना पड़ता है सरकार को। आइए समझते हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। एक मिनट दोस्तों, आइए समझते हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बिल्कुल सत्य बात है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमें लड़ाइयाँ लड़ने पड़ी। अब कहा जा रहा है कि संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र के लिए भी संघर्ष किए हैं। बिल्कुल सत्य बात है। जिस तरह से भारत अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया हुआ है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो कई ऐसे और भी देश हैं जिन्होंने क्या किया है कि लोकतंत्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें संघर्ष करना पड़ा। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। देखिए लोकतंत्र की सबसे मुख्य बातें ये हैं, लोकतंत्र की सबसे मुख्य बातें ये हैं कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अगर एक ही अर्थ में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है कि लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। अगर आपसे कोई कहता है कि लोकतंत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे? लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। आप क्या बताएंगे? लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है, तो लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है तो आप बता दीजिए प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वही लोकतांत्रिक सरकार है।
यहाँ पर एक और बातें हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है, लोगों का शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, मुझे पानी पीना चाहिए। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे कि आपने मोदी जी को भेजा है, तो आपके जो मोदी जी हैं वे आपके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सीधे आप नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है कि आप किसी को भेज रहे हैं सरकार बनाने के लिए और देश को चलाने के लिए या काम करने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः लोक प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। बिल्कुल सत्य बातें हैं। ये जो प्रतिनिधि आप देख रहे हैं, ये सारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज कल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेगी या तब तक नहीं मानेगी जब तक वह अपने देश के सभी वयस्क, सभी जो अडल्ट हैं, जो 18 साल जैसे की बात करते हैं, 18 साल के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दे देती है, तब तक कोई भी देश अपने आप को या कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जा रहा है कि ऐसा, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? तो दोस्तों एक बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहले क्या था कि जो औरतें हुआ करती थी और जो गरीब वर्ग के लोग हुआ करते थे, वे चुनाव में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कि औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, पहले के लोकतांत्रिक सरकार में कुछ ऐसा ही था। यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, वही लोग क्या करते थे, सरकार के चुनने में मुख्य भूमिका निभाते थे। लेकिन गरीब और जो औरतें हुआ करती थी, वे चुनाव में भाग नहीं लेती थी। यानी कि सरकार को बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभाती थी, क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थीं। एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है कि अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे होते थे। तो पहले क्या था, वही लोग वोट करते थे, वही लोग वोटिंग का, उन्हें ही वोटिंग का राइट्स था जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे और जिनके पास अपनी संपत्तियां हुआ करती थी। तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार था जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे या उनके पास, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी। इसका मतलब ये था कि औरतें, गरीबी और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो एक समय था जब लोगों को यानी कि जो औरतें हुआ करती थी या जो अन्य लोग जैसे गरीब और जो अशिक्षित, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन्हें एक तरीके से वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष मान बनाते थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वही लोग सरकार बनाते थे या नियम बनाते थे जो लोग पढ़े लिखे होते थे या गिने चुने लोगों के द्वारा ही नियम को बनाए जाते थे और उन्हीं के अनुसार क्या होता था, पूरा देश चलता था। ठीक है, अब आप सोचिए कि क्या ऐसा जो किया जाता था, क्या यह सही है या नहीं, क्या यह उचित है या नहीं? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि यदि ऐसा किया जा रहा था तो क्या उस समय सही था, ऐसा करना बिल्कुल सत्य है या नहीं? एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। बिल्कुल सत्य बात है कि भारत में अगर देखा जाए तो आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोग थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, यानी कि इस अधिकार को मांग की
और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। और इसके विरोध में अगर देखा जाए तो गांधी जी के साथ साथ कई अन्य नेताओं ने भी इसका समर्थन किया कि ऐसा जो किया जा रहा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी ज़ोर शोर से सभी लोगों ने यह मांग उठाई कि सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो एक तरीके से शिक्षित लोग हैं वही लोग वोट दें या वही लोग सरकार बनाएं, वही लोग नियम बनाएं। बिल्कुल ऐसा करना गलत है। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है या संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर जो अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। दरअसल क्या था कि गांधी जी ने इसका बड़ा ही जोर से विरोध किया, बड़ा पुरजोर लगाकर कह सकते हैं गांधी जी ने विरोध किया, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखते हुए कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। सोचिए, गांधी जी ने इसका जमकर एक तरीके से विरोध किया कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और बिल्कुल सत्य बात है, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए था। और पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि ये चीज़ें लागू कर दी गई। ठीक है। फिर कहा गया कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के, एक मिनट दोस्तों, कहा जा रहा है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। अगर देखा जाए तो ये केवल भारत की ही कहानी नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी देखा जाए तो महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। यानी कि उन्हें भी यह अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यूरोप और अगर देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, जो कि ऐसा जो किया जा रहा था बिल्कुल गलत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। महिलाओं द्वारा वयस्क मताधिकारों के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती से पकड़ी गई, मतलब पकड़ी महिलाओं ने एक तरीके से मत के अधिकार को पाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जमकर एक तरीके से उन्होंने नारेबाजी की। यानी कि कहने का मतलब इसका विरोध किया और अपने अधिकार के लिए आंदोलन भी किया कि हमें एक तरीके से क्या मिलना चाहिए, हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सरफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। तो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सरफ्रेज मूवमेंट क्या होता है? तो सरफ्रेज मूवमेंट का मतलब ये होता है कि वोट देने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, सफ्रेज मूवमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि वोट देने का अधिकार। ठीक है, सफ्रेज का मतलब, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह किसके द्वारा यह मूवमेंट किया गया था? तो महिलाओं के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि महिलाएं भी चाहती थी कि हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। कहा जा रहा है युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। दरअसल क्या था कि इस युद्ध के दौरान देखा जाए तो पुरुष पुरुष लड़ाई में थे, और इसलिए उन्होंने काफ़ी एक तरीके से पुरुष जो थे, पुरुष वर्ग के लोग जो थे, वे एक तरीके से इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, यहाँ तक कर लिया कि महिलाओं को भी बुलाया जाए, कि जिस काम को हम कर पाते हैं क्या महिलाएं उस काम को कर सकती हैं? नहीं। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था को शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी, और महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। देखिए, लोगों का मानना था कि महिलाएं क्या है, एक तरीके से लड़ाइयाँ नहीं कर सकती हैं, सैनिक में भर्ती नहीं हो सकती हैं, एरोप्लेन नहीं चला सकती हैं, अंतरिक्ष में नहीं जा सकती हैं, आईएएस आईपीएस नहीं बन सकती हैं। लेकिन महिलाओं ने सारा काम करके दिखाया, और लोगों की जो सोच थी उसको एक तरीके से, लोगों की जो रूढ़िबद्ध सोच थी उनको बाहर निकाला कुल मिलाकर महिलाओं ने ही। आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित नहीं माना जाएगा। कहा जा रहा है इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा।
फिर लोगों को समझ में बातें आ गई कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं हमसे कम नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं भी निर्णय लेने में समान रूप से हमसे योग्य हैं और सक्षम हैं। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की और उनकी आवाज़ें सुनी जाएं, और इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर भी प्रदर्शन किया। महिलाओं ने वोट देने के अधिकार को लेकर, यानी कि अधिकार को पाने के लिए जगह जगह पर उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन किया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को लोहे से जंजीरों से भी बांध लिया, लोहे की जंजीरों से भी बांधकर प्रदर्शन किया, ताकि उन्हें एक तरीके से वोट देने का अधिकार मिल सके। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाओं ने तो जेल भी देखा और भूख हड़ताल भी की, तो कई महिलाएं जेल भी गई और यहाँ तक कि वे भूख हड़ताल भी की। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लास्ट बातें अगर देखा जाए तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। तो 1920 में क्या होता है, महिलाओं को एक तरीके से अमेरिका में क्या होता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जब महिलाएं क्या करती हैं, ज़बरदस्त आंदोलन करती हैं, तो उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसके 8 साल बाद क्या होता है, इंग्लैंड की औरतों को भी अधिकार मिल ही जाता है। यानी कि 1928 में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी अधिकार मिल जाता है, यानी कि वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो आज हमने आपको सरकार के बारे में बता दिया है। अभी सरकार के बारे में और कुछ भी है नहीं, तो आप सोचिए कि केवल और केवल सरकार के बारे में इतनी ही बातें हैं। ठीक है, सरकार के बारे में और कुछ भी आपको जानना है, वो है आपको अगली क्लास में जानना होगा। तो दोस्तों, यदि आप सभी लोगों को यह क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक बार कमेंट करके जाइएगा, और जाते जाते एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।